इजराइल और ईरान का युद्ध उलझता ही जा रहा है। इजरायली हमले का जिस तरीके से ईरान ने जवाब दिया है उसकी उम्मीद पश्चिमी देशों को भी नहीं थी। इजराइल ने ईरान के परमाणु, सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए। उसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ठप करना था, लेकिन वह इस मकसद को हासिल करने में बुरी तरह विफल दिख रहा है। ईरान ने पहाड़ियों के बीच जमीन के नीचे अपने परमाणु केंद्र बनाए हुए हैं, जहां तक इजराइल का पहुंचना नामुमकिन सा साबित हो रहा है और उसके पसीने छूट रहे हैं। इजरायली सैन्य कमांडरों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु प्रसार विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले से हुए नुकसान को कुछ महीने में ठीक किया जा सकता है। इसके उलट हमला ईरान के नेतृत्व और जनता में परमाणु हथियार विकसित करने की इच्छा को और मजबूत कर सकता है, जिससे इस्लामिक गणराज्य जल्द ही परमाणु बम से लैस हो सकता है। ब्रिटिश अखबार द गॉर्जियस ने इस पर एक बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने 200 से अधिक जेट विमानों के साथ नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र, तेहरान में सैन्य मुख्यालय और अन्य ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में ईरान के शीर्ष कमांडर और रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी और 14 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। नतांज बिजली सब स्टेशन और सेंट्रीफ्यूजन सुविधाओं को हल्का फुल्का नुकसान पहुंचा है, लेकिन भूमिगत सेंट्रीफ्यूजन हॉल अभी भी बचे हुए हैं। पहाड़ के 80 से 90 मीटर नीचे स्थित फोर्डो परमाणु केंद्र को मामूली क्षति पहुंची है, क्योंकि इजराइल के पास इसे नष्ट करने की पर्याप्त शक्ति नहीं है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के मुताबिक नतांज में रेडियोधर्मिक रिसाव नहीं हुआ है, लेकिन सेंट्रीफ्यूजन की संख्या में कमी आई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमले के 406 लोग मारे गए हैं और 654 लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने ईरान की हवाई रक्षा को भी कमजोर किया है, जिससे वह तेहरान के आसमान पर लगभग पूर्ण नियंत्रण हासिल कर चुका है या करने का दावा करता है। वहीं इजराइल के हमले ने ईरान में भय और आक्रोश पैदा कर दिया है। एक मिसाइल हमले में दर्जनों बच्चों की मौत ने जनता में गुस्सा भड़का दिया और तेहरान के पूरे इलाकों को खाली करने के आदेश ने गाजा जैसे हालातों की दोबारा याद दिला दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनी ने इजराइल को कठोर सजा की धमकी दी है और कहा है कि आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है, जिसका जवाब इजराइल को दिया जाएगा। इसके साथ ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर 100 से अधिक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिनमें से कुछ तेल अवीव और हाइफा में गिरी, जिसमें 24 नागरिकों की मौत हो गई। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि उन्होंने इजरायली हवाई रक्षा को भ्रमित करने का तरीका ढूंढ लिया है। ईरानी संसद ने 1968 के परमाणु प्रसार संधि NPT से हटने का विधेयक तैयार किया है, जिसमें ईरान कानूनी रूप से परमाणु हथियार बनाने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि वह सामूहिक विनाश के हथियार का विरोध करती है। इसके अलावा अब जिस परमाणु हथियार को लेकर ईरान इजराइल में युद्ध चल रहा है, हो सकता है ईरान अब अपने परमाणु कार्यक्रम में और तेजी ला दे सके। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल के हमले ईरान को परमाणु हथियार बनाने की दिशा में तेजी से और धकेल सकते हैं। वहीं पश्चिमी सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि अगर ईरान के पास अभी भी क्षमता है तो वह जितनी जल्दी हो सके परमाणु हथियार बनाए। फोर्डो केंद्र में अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार एक इजराइल की पहुंच से बाहर है। केवल अमेरिका के पास ऐसा बम है जो इसे नष्ट कर सकता है। ईरान के पास 400 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम है, जो IAEA के अनुसार 10 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम संवर्धित है जिससे वह 9 परमाणु बम बना सकता है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी और IAEA का कहना है कि ईरान ने अभी तक हथियार बनाने का अंतिम निर्णय नहीं लिया है। इस पूरे युद्ध में अमेरिका की भूमिका अहम है। विशेषज्ञों के अनुसार इजराइल कभी भी अमेरिका के सहयोग के बिना ईरान पर इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता। यह बात एक तरह से सही भी है, क्योंकि जब भी इजराइल पर किसी ने भी कोई हमला किया है या कुछ करने की कोशिश की है तो अमेरिका बीच में आ जाता है। इस युद्ध में भी अमेरिका के आने के संकेत वैसे मिल रहे हैं। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ भी कहें, लेकिन बिना अमेरिका के सहयोग के इजराइल कभी भी इतना बड़ा
हमला नहीं कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के हमले को शानदार बताया है, लेकिन कहा है कि अमेरिका ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की मांग की है और धमकी दी है कि अमेरिकी ठिकानों पर हमले का जवाब भारी बल के साथ दिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की भी बात कही है, लेकिन उनकी राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक तुलसी गाबर्ड ने मार्च 2025 में कहा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा। इजराइल ने अमेरिका से फोर्डो को नष्ट करने के लिए बम देने की मांग की है, लेकिन ट्रंप ने युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि वह अमेरिका फर्स्ट नीति पर कायम है और युद्ध से बचना चाहते हैं, क्योंकि इससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अमेरिकी नेताओं के बयानों से लग तो यही रहा है कि इस बार अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है। ट्रंप ने पूरे तेहरान को खाली करने की वार्निंग तक रिलीज कर दी है। यूरोपीय देशों ने इजराइल के हमले को जायज बताया है वहीं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने ईरान के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्हें नजरअंदाज करना बिल्कुल गलत होगा। पुतिन ने युद्ध समझौता कराने का ऑफर तक दिया। उन्होंने तो ईरान को यह तक कहा है कि वो अपना यूरेनियम रूस को सौंप दे, जिससे युद्ध का संकट का अंत हो सके। हालांकि ईरान के पास अब कितना यूरेनियम है, इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। इजराइल ने ईरान के सबसे अहम न्यूक्लियर सेंटर तंजान को पूरी तरह तबाह कर डाला है। इजराइल के हवाई हमले ने ईरान की सबसे बड़ी परमाणु सुविधा नतांज में लगभग 15,000 सेंट्रीफ्यूज को बर्बाद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा निगरानी एजेंसी के प्रमुख ने इसकी पुष्टि की है। वहीं इसलिए ईरान अपने फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर को बचाने की हर कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप फर्दों पर बंकर बस्टर के धमाके का सिग्नल दे रहे हैं। इस पूरी लड़ाई में अभी तक यह और एक और देश है जो इस पर अपनी नजर बनाए हुए है, जो हर मुद्दे पर किसी न किसी तरह से बीच में आ जाता है, वह है चीन। लेकिन इस बार चीन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। चीन से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रहे इस युद्ध से वैसे तो ड्रैगन की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि चीन में एनर्जी की लाइफलाइन ईरान से ही है गुजरती है, जिसे इजराइल इस समय लगातार निशाना बना रहा है। फिलहाल कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान चीन को ही उठाना पड़ेगा। इजराइल ने ईरान के क्रूड ऑयल हब को लगातार निशाना बनाने की कोशिश की है। अगर वह सफल होता है तो तेहरान से तेल की सप्लाई रुक जाएगी और इसका सबसे ज्यादा खमियाजा चीन को उठाना पड़ेगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि चीन अभी ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और अगर उसका क्रूड हब बर्बाद होता है तो निश्चित तौर पर चीन की ऊर्जा जरूरतों को झटका लगेगा। साल 2018 में जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए और उससे तेल खरीदने वालों को खामियाजा भुगतने की धमकी दी, तो भारत सहित तमाम देशों ने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन चीन ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और ईरान से डिस्काउंट रेट पर क्रूड ऑयल खरीदने लगा। फिलहाल चीन 90% से भी ज्यादा ईरान से तेल अकेले खरीदता है। कम्युनिटी फर्म केपलर के अनुसार चीन के सोंगडोंग प्रांत में ईरान के क्रूड का बहुत बड़ा भंडार है। ईरान के तेल खरीदारों पर प्रतिबंध होने की वजह से चीन इसका आयात डार्क फ्लीट के जरिए करता है ताकि यह दुनिया की नजर में ना आए। इतना ही नहीं, चीन इस तेल खरीद का भुगतान डॉलर के रूप में नहीं करता है, बल्कि वह इसके बदले ईरान को चीन के उत्पाद खरीदने को ऑफर देता है। यह चीन के लिए एक तरह से ट्रैप है और अगर ईरान के तेल पर इजराइल हमला करता है तो चीन को इससे दोहरा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चीन ने ईरान पर लगे प्रतिबंध का फायदा उठाने के लिए उसे सस्ती कीमतों पर क्रूड ऑयल बेचने पर मजबूर किया। साल 2023 में ईरान ने अन्य देशों के मुकाबले $11 प्रति बैरल कम पर क्रूड ऑयल खरीदा, लेकिन अब ईरान का तेल बाकी के मुकाबले महज $2 कम कीमत पर बेचा जा रहा है। अगर इजराइल और ईरान का युद्ध बढ़ा और अमेरिका ने
और सख्त प्रतिबंध लगाए तो ईरान का तेल और भी महंगा हो जाएगा। फारस की खाड़ी के पास खर्ग आइसलैंड में ईरान का ज्यादातर तेल और टैंकर लोड होकर खड़े हुए हैं। अगर इजराइल ने इस जगह पर हमला करके उसे तबाह किया तो तेहरान की तेज सप्लाई की नब्ज ही कट जाएगी। जाहिर है कि इससे न सिर्फ ईरान की कमाई पर असर होगा बल्कि चीन को होने वाले सप्लाई पर भी असर पड़ेगा। इजराइल के इस हमले के बाद चीन के ऊपर महंगी कीमत पर तेल खरीदने का दबाव भी पड़ेगा। ईरान अभी 17 लाख बैरल तेल प्रतिदिन सप्लाई करता है, जो ग्लोबल ऑयल का महज 2% है। इससे 15 लाख बैरल से तो सिर्फ चीन ही खरीदता है। जाहिर है कि यह सप्लाई रुकी तो चीन को अन्य देशों से ज़्यादा कीमत पर क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा। चीन के पास अगला विकल्प सऊदी अरब और यूएई होंगे, जो हर दिन 40 लाख बैरल तेल की सप्लाई करते हैं। ये दोनों देश चीन को ईरान के हिस्से का 80% तेल दे सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत मार्केट पर होगी। उसकी कीमत रेड मार्केट तय करेगा। अगर देखना होगा कि यह युद्ध कब तक खत्म होता है और इसका क्या असर पड़ेगा, यह तो समय ही बताएगा। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।